स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था और जनजातियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, कुमाऊं में मुख्य रूप से कितनी जातियाँ मिलती हैं। तो कुमाऊं में मुख्य रूप से आपकी 4 जनजातियां देखने को, जनजातियों की बात की जा रही है इस प्रश्न में। तो आप अगर देखते हैं तो जो भी हमारी जनजातियां हैं, थारू, भूटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी, तो ये जो जनजातियां हैं हमारी, इनमें से केवल जौनसारी जनजाति ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल में देखने को मिलती हैं। बाकी ये सभी जो हैं आपका कुमाऊं में भी मिलती हैं और कुछ गढ़वाल में भी मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या ऐसे बन सकता है कि कौन सी जनजाति का निवास क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र नहीं है या कुमाऊं क्षेत्र नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आने लगे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको तैयारी करके जाना होगा। और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक खुशखबरी है। हमने अपना ऐप लॉन्च किया है स्टडी लवर्स फैमिली करके। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आपको उत्तराखंड के क्रैश कोर्सेज, इसके अलावा लेक्चरर स्क्रीनिंग का कोर्स, पॉलिटिकल साइंस मेंस का कोर्स, तो ये सब उसमें अवेलेबल हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। मतलब जैसे हमने प्रीमियम जो मेंबरशिप है 59 पर मंथ के हिसाब से, हमने इसी हिसाब से आपको कोर्स अवेलेबल किया है। कोई मतलब अतिरिक्त चार्ज आपसे नहीं लिया गया है और इसी हिसाब से आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये में हमारा प्रयास है कि ऐसे लोग जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले, वो भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ आपको निःशुल्क मिल जाएगी अपने ही ऐप में। तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक को पिन कर दूंगा, तो आपको ज्वाइन कर लेना है ऐप, डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको जो भी लगता है उत्तराखंड क्रैश कोर्स, आप बहुत कम प्राइस पे बहुत अच्छे ऑफर्स के साथ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे भी कम रेट्स पे आपको वहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उत्तराखंड के ब्राह्मणों में कौन सी जाति निम्न मानी जाती है। तो उत्तराखंड के जो ब्राह्मण थे इनमें से निम्न जाति मानी जाती थी, कठुआ ब्राह्मण को निम्न जाति माना जाता था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्यतः व्यापारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर वैश्य। सही आंसर आपका इसका है वैश्य के लिए व्यापारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित है। तो अगर हम अपने उत्तराखंड स्टेट की बात करें, कृषि पर आधारित है, मजदूरी पर या फिर भवन व मंदिर निर्माण पर। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो वर्णभेद पर आधारित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व कैसी व्यवस्था स्थापित थी। तो अंग्रेजों के आगमन से पूर्व की अगर बात की जाए तो ऑप्शन आपके सामने है, पूर्व परंपरागत भूमि व्यवस्था, लगान व्यवस्था, जमाखोरी व्यवस्था या अनौपचारिक व्यवस्था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पूर्व परंपरागत भूमि व्यवस्था उत्तराखंड में अंग्रेजों के आगमन से पहले थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि कब की थी। अब ये इलाहाबाद की संधि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुई थी आपकी 1765 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और इस इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, एक तो किसके बीच में हुई थी, तो मुगलों के बीच में हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। मुगलों की तरफ से शाह आलम द्वितीय शासक था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। शाह आलम द्वितीय यहाँ पर शासक था मुगलों के समय पे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के नाम भी, ये ईयर ध्यान रखना है। और मुगलों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी इलाहाबाद की संधि। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अधिक से अधिक भूमि कर प्राप्त करने के लिए किस योजना को लागू किया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कौन सी योजना को लागू किया था भूमि कर को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन आपके सामने है, राजस्व कर योजना, पंचवर्षीय बंदोबस्त, लगान बंदोबस्त या फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंचवर्षीय बंदोबस्त को लागू किया था वॉरेन हेस्टिंग ने।
कलकत्ता में राजस्व समिति की स्थापना कब की गई थी? राजस्व समिति की स्थापना पूछी गई है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1781 हो जाएगा। 1781 में कलकत्ता में राजस्व समिति की स्थापना की गई थी। पंचवर्षीय बंदोबस्त को समाप्त करने के लिए किसे अपनाया गया? जो वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त शुरू किया था, उसको समाप्त करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? इनमें से 1 वर्षीय, 2 वर्षीय या लगान समाप्त प्रणाली या फिर राजस्व प्रणाली? आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका 1 वर्षीय प्रणाली को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय बंदोबस्त प्रणाली को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो दूसरा जो नाम था इसको बोला जाता था फार्मिंग सिस्टर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है। तो फार्मिंग सिस्टर इसका नाम था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में ध्यान रखना है, 1792 में लागू होती है, पहली बात। इसके अलावा जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, मद्रास यानी आपका है तमिलनाडु में है, चेन्नई में है मद्रास, तो मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, ये आप लोग जानते हो। और इसका एक ज़िला हुआ था बारामहल नाम का ज़िला था। तो यहाँ पर ये सबसे पहले लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में। यानी आंसर आपका हो जाएगा, स्टेट अगर पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है 1792 में हुआ। मद्रास के बारामहल ज़िले में शुरुआत की गई थी इसकी। मद्रास प्रेसिडेंसी में कैप्टन रीड की संस्तुतियों के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाले जो अंग्रेज़ थे ये थॉमस मुनरो थे। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने किस वर्ष लागू किया था? अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड। ये कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था 1793 में, 1793 में। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। स्थायी बंदोबस्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्थायी बंदोबस्त के ही ये नाम है, जागीरदारी बोला जाता है, स्तंभरारी बोला जाता है, मालगुजारी। ये सभी जो हैं आपके नाम हैं स्थायी बंदोबस्त के। रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त की असफलता के बाद किस व्यवस्था का प्रस्ताव लिया गया? तो रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त दोनों जब असफल हो गई तब जो है महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी में पटवारी नहीं रखे जाने का क्या कारण था? तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, रजवाड़ा हुआ करता था, इस वजह से यहाँ पर पटवारी नहीं रखे गए थे। जब राजस्व व्यवस्था उस टाइम पे लागू की गई तो टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून में पटवारी, क्योंकि ये टिहरी राजशाही के अंडर आते थे, तो इस वजह से यहाँ पर पटवारी नहीं रखे गए थे। तो ये क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ में भी मिल जाएंगे हमारे ऐप पर। आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, आपको फ्री वीडियोस भी वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल मिलेगी। तो आपको ऐप जो है हमारा डाउनलोड कर लेना है। लिंक जो है आपको वो कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, कम्युनिटी टैब में भी आपको लिंक मिल जाएगा। राजस्व पुलिस एक्ट किस समय अस्तित्व में आया? तो राजस्व पुलिस एक्ट की बात की जा रही है। अच्छा, एक इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केवल पुलिस एक्ट पूछा जाए उत्तराखंड में, उत्तराखंड पुलिस एक्ट अगर पूछा जाए तो ये 2007 में आया। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो राजस्व पुलिस एक्ट पूछा जा रहा है, तो ये अस्तित्व में आया था 2011 में। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। जनगणना की दृष्टि से 2011 की जनगणना की दृष्टि से जो उत्तराखंड का स्थान है वो आपका 20वां स्थान है, ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? कितना प्रतिशत निवास, ये क्वेश्चन आपको ठीक से तैयार करके रहने हैं, क्योंकि ये अगर एग्ज़ाम में आएंगे और ये 11 का ही आंकड़ा आएगा तो ये आपके श्योर नंबर बन जाते हैं। आंसर आपका हो जाएगा 0.83। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे हरिद्वार जनपद में है।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो सर्वाधिक आपका हरिद्वार हो गया और न्यूनतम आपका जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जनपद है वो आपका रुद्रप्रयाग हो गया। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, ये लीस्ट है और ये हाईएस्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है? इनमें अगर देखा जाए तो इनमें केवल देहरादून जनपद है जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, बाकी इनकी लेस देन 5 लाख है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हरिद्वार जिले की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनने लग गए हैं, आपको जिलों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो हरिद्वार जिले की अगर बात की जाए तो उसकी जो मतलब जनसंख्या है वो राज्य का कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है। तो वो 18.74% आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। अब हम जानते हैं कि पहला स्थान है हरिद्वार का, दूसरा है देहरादून का और थर्ड प्लेस पे जो है वो यूएस नगर है। कम से कम 5 आपको याद ही होने चाहिए। और फोर्थ प्लेस पे आपका नैनीताल है और फिफ्थ प्लेस पे आपका पौड़ी गढ़वाल है। तो ये 5 जनपद आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। पहला हो गया हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, देन आपका नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। तो यानी नैनीताल का प्लेस हो गया आपका फोर्थ प्लेस। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो अगेन ये वेरी आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है बहुत बार और कभी कंफ्यूजिंग में ये ऑप्शन ही नहीं दिया। एक बार क्वेश्चन आया था, ये वाला ऑप्शन ही नहीं था, इसका एक वाला ऑप्शन ही नहीं दिया गया था और लास्ट में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे कम है आपका हरिद्वार का ही लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या में भी हरिद्वार ध्यान रखना है और कम लिंगानुपात में भी हरिद्वार को ध्यान रखना है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? अगर देश में हमारी स्थिति की बात की जाए तो हम 13वें स्थान पर हैं लिंगानुपात की दृष्टि से। हमारा ध्यान रख सकते हैं, हमारे राज्य में जो है 13 ज़िले हैं और 13वां स्थान हमारा लिंगानुपात की दृष्टि से है। इस तरह से आप कोरिलेट करके भी आंसर याद रख सकते हैं। उत्तराखंड में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है, अगर इनमें देखा जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो अल्मोड़ा जनपद का है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? साक्षरता की दृष्टि से हम देखें तो हम 17वें स्थान पे आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर क्या है? एवरेज लिटरेसी रेट यहाँ पर पूछी गई है। तो औसत साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो ये 78.82% है, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 70.01 के अराउंड ये है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता है। तो जैसे मैंने बताया कि 70% तो महिला हो गई, तो आपको ऐसे ही इसी ऑप्शन को चुन सकते हैं क्योंकि बाकी में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है महिला साक्षरता वाला। तो 87.4% है मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी हो गया आपका 70%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जनपद आपका देहरादून हो गया। क्वेश्चन हो गया, उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो जनजातियों की संख्या सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर में जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला ज़िला हमें यहाँ पे बताना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए, 35 MCQ डिस्कस किया। आप कितने मार्क्स से ले आए वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसके अलावा इसका PDF और प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको मिल जाएगा अपने स्टडी लवर्स फैमिली ऐप पर, जिसका लिंक आपको इसके कमेंट में पिन कर दिया गया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा जो ऐप का प्रयास है वो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।